हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 46। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 46वां वीडियो है और इससे पहले 45 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हम पढ़े हैं, अब तक जो हमने पढ़ा है वो अभिक्रिया मध्यवर्ती में मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल मैंने आपको पढ़ा दिया है और कार्बोकैटायन पढ़ा दिया है। आज हमारे पास तीसरे प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसे हम कहते हैं कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो कार्ब ऋणायन और इंग्लिश में भी इसका नाम लिख लो कार्ब एनायन। पोज करके लिख लो, जल्दी से लिख लिया बेटे हेडिंग? ठीक है। तो बेटे आपने हेडिंग लिखा है कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो आपके पास एक कार्बन परमाणु है, उसके पास ये 3 बॉन्ड हैं या फिर कह दो कि 3 बॉन्ड पेयर हैं। इधर भी कोई स्पीसीज अटैच है, इधर भी अटैच है और इधर भी अटैच है और एक स्पीसीज अटैच है जेड या एक परमाणु जेड अटैच है और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है, जिसे आप कहते हो बॉन्ड पेयर। और मैं आपको कहता हूं कि इस स्पीसीज और जेड इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन एटम की ज्यादा है। तो पक्की बात है इस बॉन्ड का होगा विषम विदलन या विषमांगी विदलन या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा इस तरीके से। और यहां से यदि टूटेगा विषम विदलन होने से, तो ये जो कार्बन वाला हमारे पास कार्बन का मध्यवर्ती आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये बना दिए दोनों इलेक्ट्रॉन जिसे आप कह सकते हो लॉन पेयर, और एक इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन एटम ही अपने पास लेकर चला गया है और इस जेड से इलेक्ट्रॉनों को छीन लिया गया है, इसलिए जेड के ऊपर आ जाएगा धनावेश। तो मतलब कहने की बात यह है कि विषम विदलन हुआ है और विषम विदलन से एक ऐसा कार्बन मध्यवर्ती बना है जिसके पास 3 तो हैं बॉन्ड पेयर, एक है लॉन पेयर और एक है नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी कार्बन वाले ऐसे मध्यवर्ती को या ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन। यहां ये ही परिभाषा लिखी गई है। ये क्या हुआ है? विषम विदलन। विषम विदलन से बनने वाला ऐसा कार्बन मध्यवर्ती, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बन वाला है, देखो कार्बन है, जिस पर 3 तो हो बॉन्ड पेयर। देखो एक बॉन्ड पेयर यहां हुआ, एक यहां, एक यहां। भाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं या बंध युग्म। 3 तो हो बॉन्ड पेयर, देखो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं। एक हो लॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वो है जो इसने बॉन्ड से छीन लिया था, ये इसे आप लॉन पेयर कह सकते हो, क्योंकि अतिरिक्त पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ही हम कहते हैं लॉन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। वह ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज हो, देखो नेगेटिव चार्ज तो आई, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही, कार्ब ऋणायन कहलाता है। तो इसे कहते हैं कार्ब एनायन या कार्ब ऋणायन। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके एग्जाम्पल बताता हूं। चलो कार्ब ऋणायन के एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास CH3 नेगेटिव है, तो CH3 नेगेटिव को हम कहते हैं मिथाइल कार्ब एनायन। क्या कहते हैं? मिथाइल कार्ब एनायन। इसी तरीके से यदि मैं कहूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, तो ये 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, इसे आप कहोगे इथाइल कार्ब एनायन। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कार्ब एनायन के नाम लिखने आने चाहिए। देखो मैंने कैसे लिखे नाम, एल्काइल और कार्ब एनायन। ठीक है।
अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक चीज से, देखो वो भी बता दूं, एक हेडिंग लिखता हूं नोट। कुछ बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि सर CH3COO नेगेटिव कार्बन है, नेगेटिव चार्ज है, क्या ये कार्ब एनायन है? तो बेटे ये कोई कार्ब एनायन नहीं है, ये तो एसीटेट आयन है। इसे आप एसीटेट आयन कहोगे, एसीटेट आयन कोई कार्ब एनायन नहीं होता है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर क्यों नहीं होता है ये, मतलब कार्बन तो इसमें भी है, तो एसीटेट आयन को आप कार्ब एनायन क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर नहीं है। हमारी शर्त यह है कि जो कार्बन है उसके पास 3 तो होने चाहिए बॉन्ड पेयर, एक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का पड़ा हुआ एक्स्ट्रा जोड़ा, और नेगेटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, एसीटेट आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है, तो एसीटेट आयन कोई कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं आपको बहुत अच्छी। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्ब एनायन की विशेषताओं के बारे में। तो हेडिंग लिख लो आप एक विशेषताएं, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताओं में सबसे पहली बात आपको ये लिखनी है कि ये जो कार्ब एनायन होते हैं ना, वे बहुत क्रियाशील होते हैं या बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जितने भी कार्ब एनायन हैं वे सब क्या होते हैं? बहुत अधिक क्रियाशील। नेगेटिव चार्ज है ना उनके ऊपर, और नेगेटिव चार्ज है तो उनका व्यवहार होगा नाभिक स्नेही जैसा। यदि कोई पूछता है कि कार्ब एनायन का या कार्ब ऋणायन का व्यवहार कैसा होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर कार्ब एनायन का व्यवहार होता है नाभिक स्नेही के समान या नाभिक स्नेही जैसा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, नाभिक स्नेही को ऐसे लिखा जाता है Nu नेगेटिव से। वैसे मैं नाभिक स्नेही को पूरा डिटेल में समझाऊंगा इसी यूनिट में, आपको 12th वाले बच्चों को तो पता है। और जब नाभिक स्नेही जैसा व्यवहार है इनका, तो नाभिक स्नेही की एक खासियत ये होती है कि नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया करके, इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? यौगिक। से क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं यौगिक? कार्ब एनायन, कार्ब ऋणायन। कैसे? देखो ये कार्बन है, ये 3 बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। देखो ये आया एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही तो होगा ही। इलेक्ट्रॉन स्नेही को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो यहाँ इतनी बात समझ लो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसी स्पीसीज होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन की या तो कमी हो या जिसके ऊपर धनावेश हो। दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को यहां दे दिया जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और ये हमारे पास स्पीसीज बन के आ जाएगी ऐसी। देखो इस स्पीसीज को H, ये तो यौगिक बन जाएगा ये। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही आ सकता है, यहां आ रही ना समझ में बात? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया करके ये क्या बना लेते हैं? यौगिक बना लेते हैं। अगली बात, अगली विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट का निशान लगा दिया यहां। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कोई जुड़ जाता है कार्ब एनायन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, और जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में जो कार्ब एनायन है, इनकी क्रियाशीलता घट जाती है, क्रियाशीलता घट जाएगी, और साथ में लिखता हूं स्थायित्व बढ़ जाएगा।
क्योंकि आपको पता है क्रियाशीलता और स्थायित्व दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम स्थायी होगा, और जो कम क्रियाशील होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, इसका एग्जांपल देख लो आप। मान लो मेरे पास ये CH2 नेगेटिव है और इस पे अटैच कर दिया मैंने NO2 ग्रुप, ध्यान से देखना। या फिर मैं कहूं आपको कि CH2 है नेगेटिव और इस पे अटैच कर दिया COOH ग्रुप। ये दोनों ग्रुप जो मैंने अटैच किए हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं, ये भी अट्रैक्ट करेगा और COOH की भी आदत इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की है। देखो ये जो कैटायन एनायन है, कार्ब एनायन यानी ऋणायन है, इसकी समस्या, दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ क्या है इसे? इसका नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसे क्रियाशील होना पड़ेगा और स्थायित्व इसका उतना ही कम होगा, उतनी परेशानी इसकी ज्यादा होगी। अब क्या हुआ, इसके पास अटैच हो गया एक ऐसा ग्रुप जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की है। तो NO2 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींच लेगा। अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ को खींच रहा, और नेगेटिव चार्ज ऋणावेश को अपनी तरफ को खींच रहा, तो इसका ऋणावेश तो घटेगा ही, इसके दुख दर्द तो घटेंगे, और यदि इसके दुख दर्द घटेंगे तो इसकी क्रियाशीलता भी घट जाएगी, ठीक है, और स्थायित्व इसका बढ़ जाएगा। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस, इस केस में भी ऐसा ही होगा। समझ में आ रही ना बात? तो ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप जब कार्ब कैटायन की बात करते हो, कार्बो कैटायन की, और जब आप कार्बो एनायन की बात करते हो, तो बच्चों के समझ में यही नहीं आता कि कैसी स्पीशीज जोड़ने से क्रियाशीलता बढ़ेगी और कैसी स्पीशीज जोड़ने से क्रियाशीलता घटेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, जो स्पीशीज या जो ग्रुप किसी भी आयन के, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, उसके आवेश को घटा देगा, तो समझो वो क्रियाशीलता घटा देगा और स्थायित्व को बढ़ा देगा। हम यहां देखते हैं कि इसके ऊपर आवेश कैसा है, ऋणावेश। जिसने इसके ऋणावेश को घटा दिया वो इसकी क्रियाशीलता को भी घटा देगा। NO2 ग्रुप ऐसा ही है, इसकी आदत इलेक्ट्रॉन खींचने की है। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लेगा तो ऋणावेश अपनी तरफ को खींच रहा है, और ऋणावेश अपनी तरफ को खींच रहा, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज तो यहां से घटेगा, और नेगेटिव चार्ज यदि इसका घटेगा तो इसकी क्रियाशीलता घटेगी, ठीक है। अब यदि मैं अगला पॉइंट बनाऊं इसी के जैसा, इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट बनाता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रॉन आकर्षी की जगह मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या इलेक्ट्रॉन दानी। इलेक्ट्रॉन दानी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दानी समूह की उपस्थिति में, इलेक्ट्रॉन दानी समूह की उपस्थिति में क्या होगा? यदि कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए जो जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ऐसी स्थिति में क्रियाशीलता तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? देखो अभी समझाता हूं आपको। क्रियाशीलता तो बढ़ जाएगी और स्थायित्व घट जाएगा। ये तो दोनों उल्टे हैं, आपको पता ही है। स्थायित्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों होगा ऐसा? देखो मान लो मैं कहूं कि मेरे पास CH2 नेगेटिव, ये एक कार्ब एनायन है, और इसके ऊपर अटैच कर दिया एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई सा भी। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ना R, इसकी आदत है इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की। इलेक्ट्रॉन दानी है ना, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है एल्काइल ग्रुप। ये CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर को धक्का देगा तो नेगेटिव चार्ज इसने इधर भगाया, नेगेटिव चार्ज इधर भगाया, कुछ तो है इसके ऊपर नेगेटिव, और नेगेटिव इधर दे दिया, तो इस कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसकी समस्याएं और भी ज्यादा खड़ी हो जाएंगी। और यदि नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ गया, इसके ऊपर दुख दर्द समस्या और भी ज्यादा, इसका नेगेटिव चार्ज खड़ा हो गया, दुख दर्द समस्या बढ़ गई इसकी, तो बेटे फिर तो इसे बेचैन होना ही पड़ेगा। क्रियाशीलता तो इसकी बढ़ेगी, और जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम स्थायी है। स्थायी का मतलब जो खाली रहता हो, कुछ काम ना करता हो, उसे कहते हैं स्थायित्व, उसे स्थायी कहते हैं, स्टेबल। जो आदमी स्टेबल है, कुछ करता नहीं, वो तो हर समय खाली रहेगा, वो क्रियाशील कहाँ होगा? तो स्थायित्व और क्रियाशीलता ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है।
अब हम बात करेंगे वर्गीकरण की कि ये जो कार्ब एनायन होते हैं इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, या कार्ब एनायन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो, मैं यहां लिख देता हूं पहले, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब कौन कौन से 3 प्रकार हैं? देखो, ये कार्बन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। ये 3 बॉन्ड हैं, इनमें से एक तो जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप से और 2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, चलो यहां बना देता हूं, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, और ये नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का फालतू पड़ा हुआ जोड़ा। यहां देखो, यहां एल्काइल ग्रुप है, यहां भी एल्काइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, लॉन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। इसे देखो, इसमें मैं तीनों जगह में एल्काइल ग्रुप बनाऊंगा, यानी कार्बन एटम से अटैच है, नेगेटिव चार्ज है, लॉन पेयर है। आप कहोगे कि सर ऊपर तो लिखा आपने 3 तरह का यहाँ, और यहाँ बना दिए 4। मैं आपको बताता हूं कि यदि नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 तो कार्बन ही तो है, जहां भी आर लिखा हुआ है वहां कार्बन है। कार्बन, नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो प्राइमरी कार्बन होगा, और प्राइमरी कार्बन है तो इसे आप कहोगे प्राइमरी। मार्कर दूसरा लो पहला, तो इसे आप कहोगे, क्या कहोगे बेटा? इसे कहोगे आप प्राइमरी, या फिर 1 डिग्री प्राइमरी, या 1 डिग्री कार्ब एनायन। ठीक है, और यदि अकेला कार्बन है नेगेटिव चार्ज वाला, हाइड्रोजन से ही तो जुड़ा हुआ है और किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसे भी प्राइमरी या 1 डिग्री कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन ही कहते हैं। कार्ब एनायन ही कहते हैं इसे, 1 डिग्री या प्राइमरी। ठीक है, CH3 नेगेटिव को आप प्राइमरी या 1 डिग्री कार्ब एनायन ही कहोगे। इसे देखो, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला एक तो इस कार्बन से, एक इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 कार्बन से, तो इसे आप क्या दोगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी कहो या 2 डिग्री कहो, कार्ब एनायन। और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, नेगेटिव चार्ज वाला, तो इसे आप कहोगे टर्सरी या 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो कुल मिला के तो 3 तरह का, ये दोनों तो एक ही तरह के, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, तो 3 तरह का होता है आपका कार्ब एनायन। अब हम समझेंगे इसकी संरचना, तो हेडिंग लिख देते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं संरचना। संरचना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखोगे कि कार्बन है 3, तो उसके पास बॉन्ड है, एक उसके पास नेगेटिव चार्ज है और एक उसके पास लॉन पेयर है, ये स्थिति है। ठीक है, तो यदि मैं आपको कहूं कि सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड आप सिंगल बॉन्ड गिन लोगे कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। मैं पूछूं लॉन पेयर बताओ कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर ये पड़ा लॉन पेयर, एक लॉन पेयर है। मैं फिर पूछूंगा यूं बताओ कितने कक्षक हैं जो संकरण की क्रिया में भाग ले रहे, 3 और 1 जोड़ लो 4, 4 कक्षक हैं तो संकरण कैसा होगा, 4 कक्षक हैं तो एक तो S का कक्षक होगा, 3 P के, sp3 संकरण है। अब जब sp3 संकरण है तो आकृति तो फिर चतुष्फलकीय होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। पर मैंने आपको बता रखा है कि जब भी लोन पेयर होता है ना तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, संरचना बिगड़ जाता है, इसकी पिरामिड जैसी संरचना होगी। तो आप यहां आकृति या संरचना पता कैसी लिखोगे, आप लिखोगे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ट्राइगोनल, त्रिभुजाकार पिरामिड। ये जो पिरामिड है ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, त्रिभुज है नीचे है, ये बॉन्ड या तो यूं कहो परली तरफ जा रहा बोर्ड के या बाहर निकल रहा, नीचे त्रिभुज है, ऊपर लॉन पेयर रखा हुआ। और यदि कोई आपसे पूछ ले कि बॉन्ड एंगल बताओ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पूछ लिया मान लो किसी ने, तो आपको यदि इसका स्ट्रक्चर होता है इसका टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। पर इस लोन पेयर ने इन तीनों बॉन्ड को नीचे की तरफ को रिपेल कर रखा होगा,
तो मैं कहूंगा कि बॉन्ड एंगल छोटा होगा, कितने से, 109 डिग्री 28 मिनट से घट जाएगा बॉन्ड एंगल, इससे छोटा ही होगा, 109 डिग्री 28 मिनट से छोटा होगा बॉन्ड एंगल इसका। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। देखो हमने यहाँ बात की है कि हमारा जो कार्ब एनायन होता है, कार्ब ऋणायन, उसका संरचना होता है त्रिकोणीय पिरामिड। ठीक है, पर कुछ राइटर्स ने ऐसा भी कहा है कि कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि त्रिकोणीय पिरामिड हो, वो त्रिकोणीय समतलीय भी हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यदि वो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना वो पाई व्यवस्था में चला जाए। ये बात बहुत कम बच्चों की समझ में आती है, इस बात को आप लिख लेना कहीं। ठीक है, लिख लेना कि जो आपका कार्ब एन आयन है, यदि उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय संरचना यदि आप महसूस कर रहे हो या कहीं लिख रहे हो, तो उसका कारण यह होता है कि जो आपका लोन पेयर है, वो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, वो कहीं पाई बॉन्ड की व्यवस्था में अरेंज हो गया। तो यदि पाई बॉन्ड की व्यवस्था में अरेंज हो गया तो पक्की बात है कि संकरण में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा होगा वो, क्योंकि संकरण में या हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को आप अध्ययन करोगे हायर स्टडीज में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इस बात का अध्ययन करोगे। अभी तो जितनी बात मैंने बोल दी उतनी काम आ जाएगी आपके। ठीक है, लिख लेना इस बात को कहीं भी। यदि समझ में नहीं आई तो दोबारा वीडियो को बैक करो 10-15 सेकंड पीछे और समझो कि क्या बताया मैंने आपको। चलो अब हम बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं कार्ब एनायन की। हेडिंग लिखते हैं स्थायित्व, स्टेबिलिटी। कार्ब एनायन के स्थायित्व, या इंग्लिश में आप कह सकते हो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में मैं वही बात करूंगा कि आपके पास बेंजाइल कार्ब एनायन है, तो बेंजाइल कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, और इसी तरीके से एलाइल कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी भी इसके लगभग बराबर होती है, पर इससे कम स्टेबल होता है। देखो अब थोड़ा सा समझने की बारी है। CH3 कार्ब एनायन, ठीक है, और फिर RCH2 कार्ब एनायन, उससे कम स्टेबल होता है R2CH कार्ब एनायन, उससे कम स्टेबल होता है R3C कार्ब एनायन। अब यहां बच्चों के समझ में नहीं आता कि सर ये सीक्वेंस आपने किस आधार पे बनाया। मैं बताता हूं आधार। ये तो बेंजाइल और एलाइल कार्ब एनायन है ना, यहां बताता हूं कि इनका जो स्थायित्व होता है ना, ठीक है, वो अनुनाद के ऊपर डिपेंड करता है, अनुनाद के, और अनुनाद के साथ साथ अति संयुग्मन पर भी निर्भर करता है। अति संयुग्मन पिछले 2 वीडियोस में भी मैंने आपको बताया और आज भी बता रहा, सुन लो ध्यान से जरा। ये ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें अनुनाद है, और ये ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, अति संयुग्मन है। आपके पास यदि कोई फ्री रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल में भी ये दोनों ज्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल। और यदि कार्ब कैटायन है यानी कार्ब धनायन है, उसमें भी ये वाले धनायन ही ज्यादा स्टेबल होंगे। और यदि कार्ब ऋणायन है जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि इन दोनों की स्टेबिलिटी अनुनाद और अति संयुग्मन पर निर्भर करती है। जबकि हम यदि यहां बात करें, इनकी बात करें, तो माइनस आई इफेक्ट पर निर्भर करेगा, माइनस आई इफेक्ट या प्रभाव कह दो, और माइनस एम इफेक्ट पर निर्भर करता है। इन तीनों चारों की बात 1 2 3 4। देखो मैं बताता हूं आपको, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं इस चीज को डिटेल में नहीं खोल लूंगा। जो क्लास 12th के बच्चे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, उन्हें तो ये बात समझ में आती है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। पर जब मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा ना, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, यहां मैं इस थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। देखो जरा,
मैं आपको कह रहा कि सबसे कम स्टेबल है ये। क्यों है सबसे कम स्टेबल? टर्सरी कार्ब एनायन सबसे कम स्थायी क्यों है? इसलिए है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, आर आर आर। सबको पता चल गया होगा अब तक कि एल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ग्रुप है। तो इधर को इन्होंने, इसने इलेक्ट्रॉन दोनों इधर को धकेल दिए, इसने भी, तीनों ने इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ धक्का दे दिया, यानी नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फेंक दिया सारा। तो इस पे तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज था जिससे दुखी था, और इसने तीनों ने और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। वहां नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया का मतलब इसके दुख दर्द बढ़ा दिए, इसकी समस्या, दिक्कत, परेशानी बढ़ा दी इसकी। और जब परेशानी बढ़ा दी तो स्थायी हो जाएगा क्या? ये तो और अस्थायी हो जाएगा, ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो साफ बात है कि भाई इन तीनों ने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दानी समूह है ये, और नेगेटिव चार्ज से दुखी था, और वही इन्होंने और भी ज्यादा बढ़ा दिया, और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी स्पीसीज। तो ये स्पीसीज तो सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा दुखी है, तो इसका मतलब सबसे कम स्थायी है। और यहां यदि बात करें, यहां चलो इसकी बात करते हैं, CH3 की कार्बन, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं? कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। जब कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इस नेगेटिव चार्ज को ये जितना बढ़ा रहे ना, ये इतना नहीं बढ़ाने के। ठीक है, तो इनका तो लगभग इफेक्ट ना के बराबर है इन तीनों हाइड्रोजन का। समझ में आ रही ना बात? ये बात समझनी है आपको। ठीक है, ये जो मैं इलेक्ट्रॉन को इधर उधर सरका रहा ना, मैं कि इधर को सरक गए इलेक्ट्रॉन, उधर को सरक गए, कौन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, रिपेलिंग, वो इसके कारण बता रहा है, आई इफेक्ट के, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। अब लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में तीनों चीजें आ गई होंगी। अब तक मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको फ्री रेडिकल को भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, यानी मुक्त मूलक को, और कार्ब कैटायन, कार्बो कैटायन, कार्ब धनायन को भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और कार्ब ऋणायन को भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको जरूर आने चाहिए। फ्री रेडिकल का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, कार्ब कैटायन का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, और कार्ब एनायन का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।